नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कर संरचना की, अर्थात कर प्रणाली की। भारत में कौन कौन से कर लगाए जाते हैं, कर किस प्रकार से संग्रहित किए जाते हैं, कर की प्रणाली क्या है और राज्य की सरकारें कौन कौन सी कर लगा सकती है और देश की सरकारें कौन कौन सी कर लगा सकती है। अलग अलग स्तर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच किस तरह से हम कर का कलेक्शन करते हैं, टैक्स कलेक्शन करते हैं और किस प्रकार से उसको करने के लिए बाध्य किया जाता है या उसके लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान बनाए गए हैं। तो हम जानते हैं कि कर उस अनिवार्य भुगतान को कहते हैं जो सरकार द्वारा अपने कार्यों के व्यय को चलाने के लिए, अर्थात खर्च को चलाने के लिए लगाया जाता है। हम यूँ कहें कि कर से हमारा अभिप्राय उस अनिवार्य भुगतान से होता है जो सरकार द्वारा अपने कार्यों के व्यय को चलाने के लिए लगाया जाता है। यह किसी सार्वजनिक अधिकरण द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है और इसका भुगतान करना आवश्यक होता है। जरूरी नहीं है कि करदाता को इसके बदले में कोई निश्चित मात्रा में कोई सेवा या लाभ प्राप्त हो। टैक्स में हम प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है कि कर एक अनिवार्य भुगतान होता है, ऐच्छिक नहीं। जब कर लगाया जाता है तो करदाता को इसका भुगतान करना अनिवार्य है। यदि कोई करदाता इसके भुगतान में आनाकानी करता है, अनदेखी करता है, सरकार के निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसे दंडित भी किया जा सकता है। दूसरा है, करदाता कर के बदले में सरकार से किसी विशेष व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं कर सकता है। अर्थात कर चुकाने वाला करदाता को सरकार की तरफ से किसी प्रकार के विशेष लाभ प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है कि आप करदाता हैं तो आपके लिए सरकार कोई विशेष लाभ मुहैया कराएगी या आपको कोई विशेष लाभ देगी, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और तीसरा है, करदाता द्वारा जो चुकाए गए कर हैं तथा सरकार का जो व्यय है, इन दोनों के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। इसके विपरीत सरकार करदाताओं द्वारा जो टैक्स लेती है या कर जो संग्रहित करती है, उस पैसे से वह सार्वजनिक स्तर पर देश के या राज्य के नागरिकों के लिए विकास के कार्यों में समान रूप से खर्च करती है। कर की परिकल्पना को या कर की अवधारणा को समझना ज़्यादा आवश्यक है। हम यह समझते हैं कि इसके 3 अवधारणा हैं या परिकल्पनाओं का जो आधार है वो 3 प्रकार का है। पहला है समानता का, दूसरा है कार्यक्षमता का और तीसरा है प्रशासनिक व्यवहार्यता का। समानता के सिद्धांत के अनुसार यह जरूरी है कि करारोपण उचित अर्थात न्यायपूर्ण हो। जब हम जनता पर टैक्स लगाते हैं या करारोपण करते हैं, टैक्सेशन करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि करारोपण समानता के दृष्टिकोण के साथ और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए। आर्थिक कार्यक्षमता का संबंध करारोपण के क्षेत्र में इस बात से है कि समाज पर कोई वैसा बोझ नहीं हो जिससे वह बच नहीं सके। इसलिए हम समान रूप से समानता और न्यायपूर्ण व्यवस्था का
पालन करते हुए हम करारोपण का कार्य करते हैं। तीसरा है कि प्रशासनिक व्यवहार्यता का, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए या इस व्यवस्था में काम करने वाले जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम टैक्सेशन किस आधार पर करेंगे। जो संविधान में जो प्रावधान है उसी के आधार पर वह टैक्स का निर्धारण करता है। यह विकास के अस्थायित्व के लिए, देश के या राज्य के विकास के अस्थायित्व के लिए समान वितरण आदि उद्देश्यों का भी पालन करता है और इसके निर्धारण में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी हो जो करारोपण के मार्ग में बाधक बने। इस तरह के किसी भी दृष्टिकोण से हमें बचना पड़ता है। अल्प विकसित देशों में पर्याप्त आय प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। किस बात पर? करारोपण करने के लिए। कर संरचना की जो व्यवस्था है वह अल्प विकसित देशों में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की कर संरचना या कर प्रणाली भी काफ़ी विकसित है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप करों एवं ड्यूटीज को लगाने का अधिकार सरकार को है और केंद्र की सरकार कौन कौन सी ड्यूटी लगाती है या कौन कौन से टैक्स का निर्धारण करती है और राज्य की सरकार कौन कौन से कर की वसूली करती है, इस बात को हम लोग ध्यान से समझेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर और ड्यूटीज कौन कौन से हैं? पहला है आय कर। कृषि आय पर अर्थात कृषि का जो आय है उस पर कर के अतिरिक्त जिसे राज्य सरकार ही लगा सकती है, दूसरा कोई नहीं लगा सकता है। दूसरा है कस्टम ड्यूटी, तीसरा है सेंट्रल एक्साइज, चौथा है बिक्री कर और पांचवा है सेवा कर। ये 5 जो प्रकार मैंने बताया आपको, यह केंद्र की सरकार लगाती है। राज्य की सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं और जो राज्य की सरकारें लगाती हैं उसमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? पहला है बिक्री कर। बिक्री कर क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर राज्य की सीमा के अंतर्गत यदि कोई वस्तु या सेवा की बिक्री की जाती है तो उस पर लगाए जाने वाले कर को बिक्री कर कहते हैं। दूसरा है स्टाम्प ड्यूटी। संपत्ति के हस्तांतरण पर जो कर लगाया जाता है, यदि हम कोई संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करते हैं तो उस पर लगाया जाने वाला जो कर है उसको स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं। तीसरा है स्टेट एक्साइज। स्टेट एक्साइज क्या है? शराब के निर्माण पर जो लगाई जाने वाली ड्यूटी है उसको हम लोग स्टेट एक्साइज कहते हैं। चौथा है राजस्व कर। कृषि या गैर कृषि, या तो कृषि कार्य हो या गैर कृषि कार्य हो, किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग में की जाने वाली भूमि पर जो लगाया जाने वाला कर है उसको हम लोग राजस्व कर कहते हैं। यानी या तो हम उत्पादन का कार्य करते हैं जो कृषि से संबंधित है या गैर कृषि कार्य है जहां हम लैंड का उपयोग करते हैं। उस लैंड के एवज में जो हम लोग रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को उसको हम लोग राजस्व कर कहते हैं, या फिर उसको मनोरंजन कर या प्रोफेशनल कर भी कह सकते हैं। हम जो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से उस पार्ट ऑफ लैंड का उपयोग करते हैं, इस तरह के कार्यों पर लगाए जाने वाले कर को हम लोग राजस्व कर कहते हैं। और पांचवा है स्थानीय निकाय द्वारा संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर। स्थानीय निकाय द्वारा जैसे इमारतों आदि पर
शहर में जो इमारत है उस पर जो लगाए जाने वाला टैक्स है उसको हम लोग स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाला कर कह सकते हैं। स्थानीय निकाय अपने हिसाब से कर का निर्धारण करती है और उसको हम लोग कहते हैं कि यह स्थानीय निकाय कर है या स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर है। कर प्रणाली के दो प्रकार हैं, एक कर प्रणाली और अनेक कर प्रणाली। एक कर प्रणाली क्या है? एक कर प्रणाली वह कर प्रणाली है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी समूची आय केवल एक ही कर लगाकर प्राप्त करती है। अर्थात सरकार को जितना भी खर्च है या सरकार चलाने के लिए जो भी खर्च व्यय करने पड़ते हैं उन तमाम खर्च के लिए एक ही प्रकार के आय को आधार बना करके और एक कर का निर्धारण करती है सरकार कि इसी टैक्स से सरकार की सारी खर्च वहन होगी, जिसको हम लोग एक कर प्रणाली कहते हैं। और दूसरा है अनेक कर प्रणाली। यह एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें सरकार की आय किसी एक कर से नहीं बल्कि कई प्रकार के करों द्वारा प्राप्त होती है। यानी अलग अलग प्रकार के कर के माध्यम से सरकार आय प्राप्त करती है और उस आय से सरकार को होने वाली खर्च पर व्यय करती है। एक आदर्श कर प्रणाली क्या है? जो हर व्यक्ति के लिए लगे कि नहीं यह उपयुक्त कर प्रणाली है, इस तरह के कर प्रणाली का होना किसी के लिए हानिकारक या हानिप्रद नहीं है। इस तरह के कर प्रणाली को हम लोग आदर्श कर प्रणाली कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत कर के भार का वितरण या कर भार के वितरण में समानता हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, न्यायपूर्ण तरीके से समानता के दृष्टिकोण के साथ जब हम कर के भार को सौंपते हैं तो उसको हम लोग कर के भार के वितरण में समानता कह सकते हैं। दूसरा है कर पद्धति की उत्पादकता। हम उसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं? जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो टैक्सेशन मेथड है, वह प्रोडक्टिव मेथड हो, जो उत्पादक हो। तीसरा है करदाताओं के अधिकार तथा उसकी समस्याओं का मूल्यांकन। हम सीधे तौर पर किसी पर करारोपण कर देते हैं, लेकिन हमको यह भी समझना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आदर्श कर प्रणाली की, तो हमको यह समझना चाहिए कि करदाताओं का क्या अधिकार है और उसके समस्याओं का हम मूल्यांकन करते हैं क्या, जिस पर हम कर सौंप रहे हैं, करारोपण कर रहे हैं, टैक्सेशन कर रहे हैं, उसका क्या अधिकार होगा, उसका क्या कार्य होगा। और चौथा है कर ढांचे की अनुकूलता, जिससे कि अर्थव्यवस्था में बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरी की जा सके। अर्थात समय के साथ अर्थव्यवस्था के जरूरतों को ध्यान में रख करके, देश या राज्य के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख करके उसकी आवश्यकताओं को समय के साथ बदलने के साथ या समय के बदलाव के साथ पूरा करने की जो जिम्मेवारी है, यदि हम उस ढांचे में अनुकूलता के साथ उसका निर्माण करते हैं तो मुझे लगता है कि आदर्श कर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा सकता है। और पांचवा है एक आदर्श कर प्रणाली वह होती है जिसमें निश्चितता एवं मितव्ययिता हो। ये दोनों गुण का होना अनिवार्य है, निश्चितता का गुण और मितव्ययिता का गुण। तो यह आदर्श प्रणाली का या एक आदर्श प्रणाली के ये 5 गुण आवश्यक हैं। मित्रों, देश या राज्य की सरकारें अपनी व्यवस्था को सही तरीके से कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए अलग अलग कर प्रणाली को अपनाती है और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या भारत में कर प्रणाली की जो संरचना है उस संरचना में अनेक कर प्रणाली की विधि को अपनाई जाती है
और अलग अलग क्षेत्रों से सरकारें कर वसूल करती है और उसके माध्यम से सरकार चलाने के लिए आने वाले खर्चे को तथा राज्य या देश के विकास के लिए जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जिस व्यवस्था को अपनाया जाता है उसको हम लोग अर्थव्यवस्था के कर संरचना के नाम से या कर प्रणाली कह सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए आय का होना बहुत आवश्यक है और सरकार के पास चूँकि कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, सार्वजनिक कार्य है और सार्वजनिक स्तर पर देश या राज्य से जो विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न विभागों से समाज के अलग अलग वर्गों से जो आय प्राप्त होती है उसी आय के माध्यम से उस व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यदि मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। धन्यवाद।